वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है लुकिंग मॉडर्न। जैसे कि हमने फ्रेंच सोसाइटी के सिविलाइजिंग मिशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो वियतनामीज़ में जो मॉडर्न यूरोपियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन थी उसको इंक्रीज़ करना चाहते थे, जिसमें साइंस की एजुकेशन भी इंक्लूड थी। तो इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से करिकुलम को चेंज कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वियतनामीज़ है उनको उनके कल्चर से अलग रखा जा सके। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एजुकेशन देने के साथ साथ उन्होंने जो उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल था उसको भी चेंज करने की तरफ ध्यान दिया। जैसे कि यूरोपियन स्टाइल ऑफ हेयर स्टाइल में बालों को छोटा रखा जाता था, जो ट्रेडिशनल वियतनामीज हेयर स्टाइल था उसमें लंबे बालों का प्रचलन था। तो इस तरह से कम्प्लीटली हेयर स्टाइल को चेंज करने के ऊपर जोर दिया गया ताकि जो वियतनामीज़ हैं वो एजुकेशन लेने के साथ साथ जो वेस्टर्न स्टाइल है वो वेस्टर्न लुक में भी दिखें। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन स्कूल्स। तो जैसे ही ये एजुकेशन सेटअप तैयार हुआ, करिकुलम को चेंज कर दिया गया, तो स्कूलों में भी इसका अगर खिलाफ जो है रेजिस्टेंस देखने को मिला। बहुत सारे जो वियतनामीज टीचर्स थे और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो कॉलोनियल कल्चर था, जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ कल्चर था, उसके अगेंस्ट साइलेंटली जो है अपना जो प्रोटेस्ट है वो जारी रखा। साइलेंटली उन्होंने पढ़ाते वक्त जो है उस एजुकेशन सिस्टम को, उस एजुकेशन सेटअप को कंडेम करना शुरू कर दिया। इस ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ 1926 में। एक बहुत ज़्यादा बढ़िया कह सकते हैं बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है एक प्रोटेस्ट हुआ सैगन नेटिव गर्ल्स स्कूल में, जहाँ पे वियतनामी गर्ल जो आगे बैठी हुई थी उसको पीछे बैठने के लिए कहा गया फ्रेंच टीचर के द्वारा, ताकि वहाँ पे एक जो लोकल फ्रेंच स्टूडेंट है वहाँ पे आकर आगे बैठ सके। उस लड़की ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जो प्रिंसिपल स्कूल का था वो भी एक फ्रेंच था। उसने ये धमकी दी कि वो किसी भी तरह से जो है इस बात को लाइटली नहीं लेगा। लेकिन इस सब के साथ बहुत सारे जो वियतनामी स्टूडेंट थे वो उस लड़की के साथ खड़े हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखते हुए जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी फ्रेंच की, उन्होंने फिर से स्टूडेंट को बुलाने की कोशिश की, और लेकिन प्रिंसिपल तो अग्री हो गया, लेकिन उसने ये वार्निंग दी कि वो हर एक वियतनामी को अपने पैरों के नीचे कुचल देगा और तब तक वो इससे नहीं हटेगा जब तक कि वियतनामी जो है कोचिन चाइना से हट नहीं जाते हैं। कोचिन चाइना एक ऐसी सिटी थी जहाँ पे बहुत सारे वियतनामी स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए स्कूल में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ने भी जो है बहुत ज़्यादा इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और अक्सर कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वियतनामी स्टूडेंट को वाइट कॉलर जॉब्स मीन्स जो हाई पेड जॉब्स हैं वो मिल सकें। इसके साथ साथ बहुत सारे पैट्रियोटिक फीलिंग्स और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स का यूज़ किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है सोसाइटी को दिया जाए और एज ए नेशनलिज्म की फीलिंग उनमें डेवलप की जा सके। 1920 में स्टूडेंट्स ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, जिसमें से एक पार्टी थी यंग अनान, और बहुत सारे जो लोकल नेशनलिस्ट जर्नल्स थे जैसे कि अनानी स्टूडेंट, उसका भी प्रकाशन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो एजुकेशन सेटअप था उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स ने किस तरह से साइलेंटली और आगे आकर जो है इसका विरोध किया और किस तरह से एक फ्रेंच जो कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट बैटल फील्ड को तैयार करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइजीन, डिजीज़ एंड एवरीडे रेजिस्टेंस। तो पीछे हमने देखा कि किस तरह से कॉलोनियल सिस्टम का विरोध करने के लिए जो फ्रेंच टीचर्स थे और स्टूडेंट ने, उन्होंने किस तरह से अपने आप को जो है इसका तैयार किया ताकि वो इसका विरोध कर सकें। तो इसमें से ही एक बहुत सारे एक ऐसा तरीका था जिसके अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो विरोध चला। इसमें वो आ जाता है हाइजीन को लेकर, फ्लैग स्ट्राइक्स हनोई। तो इसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सिविलाइजेशन मिशन था फ्रेंच कॉलोनाइजर का,
तो उन्होंने मॉडर्न वियतनाम क्रिएट करने के लिए उन्होंने हनोई को फिर से बनाने की कोशिश की, मीनिंग उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की। इसके साथ साथ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए मॉडर्न जो इंजीनियरिंग स्किल थे उनका यूज़ किया गया, ताकि एक जो हनोई है उसको एक मॉडर्न सिटी में चेंज किया जा सके। 1903 में जो मॉडर्न पार्ट था हनोई का, उसमें बुबोनिक प्लेग की बीमारी आ गई। बहुत सारे जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थे उन्होंने जैसे कि मेजर होता है, कोई भी कॉलोनियल कंट्री है वो उस बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। तो लेकिन इसमें बहुत सारा एक ऐसा बदलाव है जिसने पूरी तरह से सिचुएशन को चेंज कर दिया। जो फ्रेंच पार्ट था हनोई का वो ब्यूटीफुल क्लीन सिटी बनाया गया, बाकी का जो हिस्सा था उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये जो फ्रेंच पार्ट ऑफ द हनोई था उसमें बहुत सारा जो बढ़िया सीवरेज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था और इसमें बहुत अच्छे जो सफाई के इंतज़ाम किए गए थे और इसमें बहुत सारी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड की गई थी। लेकिन जो सभी तरह का जो कचरा था, जो गंदगी थी, वो इस सीवेज सिस्टम में रिवर से आते हुए इसमें आ जाती थी फ्लड के दौरान, जिससे अक्सर जो है एक्स्ट्रा पानी जो है सड़कों के ऊपर आ जाता था। तो इस तरह से जो सीवरेज सिस्टम का प्रबंध किया गया था वो एक तरह से एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया था चूहों के लिए, जिससे कि ये प्लेग की बीमारी वहाँ पे फैलने लगी। जो मॉडर्न पार्ट ऑफ द सिटी था जिसमें सीवरेज इंस्टॉल किए गए थे, वहाँ पे ये जो सीवरेज बनाए गए थे वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन गए थे रैट्स के लिए, जिससे कि आसानी से चूहे जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इस तरह से ये बीमारी वहाँ पे फैल गई। नेक्स्ट, रैट हंट मीन्स इन बढ़ते चूहों की तादाद को रोकने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया जिसको हम रैट हंट कहते हैं, जो कि 1902 में स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच जो कॉलोनाइजर्स थे, जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे वियतनामी वर्कर को हायर किया ताकि वो इन चूहों को पकड़ सकें। और ये चूहे जो है पकड़े जाने शुरू हुए 30 मई के दिन और लगभग 20,000 चूहे जो है पकड़े गए, लेकिन ये जो नंबर था वो कम नहीं हो रहा था। तो ये वियतनामीज़ के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कह सकते हैं बिजनेस था, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जो कि इस गंदगी भरे काम को नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव वेज़ का इस्तेमाल किया ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस सिचुएशन का फ़ायदा जो है अपने बेनिफिट के लिए उठा सकें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जैसे कि किसी भी इनाम को प्राप्त करने के लिए, किसी भी इनाम को प्राप्त करने के लिए चूहे की पूँछ, कटी हुई पूँछ को दिखाना करता था ताकि वो उसको दिखा दे कि जिसने चूहा पकड़ा उसने उसको मार दिया है। तो इसके लिए उन्होंने लोगों ने क्या किया कि वो अक्सर क्या करते थे, चूहे की पूँछ काट लेते थे और उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख देते थे। उसके बाद उसको चूहे को छोड़ देते थे और दोबारा से फिर उसको चूहे को पकड़ा जाता था और फिर उसको जो है पकड़ के उसकी पूँछ काट के जो है उसको फिर से छोड़ दिया जाता था। इस तरह से ये प्रोसेस जो है चलना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है उस टाइम की गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा और इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे लोगों ने कमाया। और 1903 में फ्रेंच गवर्नमेंट को अपने इस मिशन को बंद करना पड़ा क्योंकि उन्हें इस मिशन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वियतनामीज़ पीपल थे उन्होंने एक तरह से एक ऐसा जो सिविलाइजिंग मिशन था फ्रेंच गवर्नमेंट का, उसको पूरी तरह से फेल कर दिया था और एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसमें वो कह सकते हैं हम कि उन्होंने एक अलग तरीके से फ्रेंच गवर्नमेंट के जो फ्रेंच कॉलोनियल मिशन था उसको पूरी तरह से फेल कर दिया था। मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।